हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 59। तो स्टार्ट करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 59 में एनिमल सर कहते हैं इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ परसिस्टेंट डिजीज हैव नेवर येट बीन ट्रीटेड विद सच पैलिएटिव एंटागोनिस्टिक रेमेडीज़ विदाउट ऑपोजिट स्टेट। कि जो परसिस्टेंट डिसीज़ है, जो डिसीज़ लगातार बनी हुई है, हैव नेवर येट बीन ट्रीटेड, वो कभी भी ऐसे सच पैलिएटिव मतलब ऐसे पैलिएटिव एंटागोनिस्टिक रेमेडीज से, मतलब जो ऑपोजिट काम करती हैं, उनसे कभी भी ट्रीट नहीं की जा सकती विदाउट द अपोजिट स्टेट अ रिलैप्स। मतलब अगर हम इससे ट्रीट करेंगे तो एक अपोजिट स्टेट आएगी, रिलैप्स की स्टेट आएगी। इंडीड अ पैल्पेबल एग्रावेशन ऑफ मेलेडी। और जो क्या होगा, रिलैप्स की स्टेट क्या है कि वहाँ पर जो भी मेलेडी है, जो भी बीमारी प्रेजेंट थी, उसका एक पैल्पेबल एग्रावेशन होगा, मतलब वो बढ़ेगी अकरिंग अ फ्यू आवर्स आफ्टरवर्ड। मतलब जब हमने रेमेडी दी उसके कुछ टाइम बाद वो बीमारी क्या करेगी, सिम्टोमेटिक रिलीफ तो देगी, पर पैलिएटिव रिलीफ तो देगी, पर रिलीफ के कुछ घंटे बाद वो क्या होगा, वो वहाँ पर एक पैल्पेबल एग्रावेशन होगा। For a persistent tendency to sleepiness during the day, the physician prescribed coffee, whose primary action is to enliven, and when it had exhausted its action, the day somnolence increased. तो फिर इसमें क्या बताया कि परसिस्टेंट टेंडेंसी टू स्लीपीनेस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, टेंडेंसी बनी हुई है स्लीपनेस की दिन के टाइम पे, तो फिजिशियन उसके लिए कॉफ़ी प्रिस्क्राइब कर देता है। तो कॉफ़ी का क्या प्राइमरी एक्शन क्या है, एनलिविन, उसके अंदर एनर्जी ला देती है, जगा देती है, उसे जगाए रखती है। एंड व्हेन इट हैड एग्जॉस्टेड इट्स एक्शन, लेकिन जब इसका एक्शन कंप्लीट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, द डे सोमनोलेंस इंक्रीज, तो फिर दिन में जो नींद आ रही थी उसे वो और बढ़ जाती है। फिर आगे दिया है, फॉर फ्रीक्वेंट वेकिंग एट नाइट ही गेव इन द इवनिंग विदाउट हीडिंग द अदर सिम्टम ऑफ डिसीज ओपियम, विच बाई वर्च्यू ऑफ इट्स प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस द सेम नाइट। फिर फ्रीक्वेंट वेकिंग अगर नाइट में हो रही है तो उसके लिए उसने क्या किया, इवनिंग में दे दी विदाउट हीडिंग, बिना सोचे समझे कि बाकी डिसीज़ और भी बीमारी के और भी सिम्टम्स हैं स्लीपलेसनेस के अलावा। उसके अलावा ओपियम विच बाई वर्च्यू ऑफ इट्स प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस द सेम नाइट स्टूपिफाइड डल स्लीप। कि ओपियम दे दी नाइट में, तो ओपियम ने क्या किया, उस नाइट पे अपना प्राइमरी एक्शन किया और स्टूपिफाइड डल स्लीप आई उसे। बट द सब्सिक्वेंट नाइट्स वर स्टिल मोर स्लीपलेस देन बिफोर। लेकिन उसके बाद जो रातें हुई वो कैसी थी, वो और ज़्यादा स्लीपलेस थी, पहले से भी ज़्यादा। फिर आगे दिया है, टू क्रोनिक डायरिया ही अपोज्ड विदाउट रिगार्डिंग। कि क्रोनिक डायरिया के लिए उसने अपोज किया बिना रिगार्डिंग द अदर मॉर्बिड साइन, मतलब बाकी के जो और मॉर्बिड साइन है उन्हें बिना देखे उसने क्रोनिक डायरिया पे फोकस किया। द सेम ओपियम हुज प्राइमरी एक्शन इज कॉन्स्टिपेट द वॉल्स। फिर उसने क्या किया, उसने वही सेम ओपियम थी जिसका एक्शन क्या है, वॉवल्स को कॉन्स्टिपेट करना। एंड आफ्टर अ ट्रांजिएंट स्टॉपेज ऑफ द डायरिया, फिर उससे क्या हुआ, ओपियम देने के बाद जो डायरिया था वो उसकी एक ट्रांजिएंट स्टॉपेज हो गई, मतलब एक क्षण के लिए वो रुक गया। इट सब्सिक्वेंटली बिकेम ऑल वर्स, पर फिर क्या हुआ, बाद में जाकर वो कैसा हो गया, वर्स हो गया। वॉयलेंट एंड फ्रीक्वेंटली रिकरिंग पेन ऑफ ऑल काइंड्स ही कुड सप्रेस विद ओपियम। और ऐसे ही वो दर्दों के साथ करते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंटली अगरिंग पेन है या वॉयलेंट पेन है उनको वो सप्रेस कर देते हैं ओपियम के साथ शॉर्ट टाइम के लिए। और सम मच वर्स अफेक्शन केम इन द स्टेट। और उससे क्या होता है, कुछ और वर्स अफेक्शंस निकल के आते हैं। फिर आगे दिया है, फॉर नॉक्टर्नल कफ ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग द ऑर्डिनरी फिजिशियन न्यू नो बेटर दैन टू एडमिनिस्टर ओपियम। अगर रात को खांसी बनी हुई है बहुत लंबे समय तक, तो जो सामान्य फिजिशियन है, कौन सा सामान्य फिजिशियन, जो एंटागोनिज्म कर रहा है, जो पैलिएशन यूज़ कर रहा है, उसको कुछ नहीं आता और किसके अलावा, ओपियम देने के अलावा। आगे दिया है, हुज प्राइमरी एक्शन इज़ टू सप्रेस एवरी इरिटेशन। अब ओपियम का काम क्या है कि जो भी इरिटेशन हो रही है उसे सप्रेस कर देगा। द कफ वुड देन परहैप्स सीज द फर्स्ट नाइट। तो जिसकी वजह से पहली रात तो खांसी नहीं आएगी, बट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट नाइट, लेकिन आने वाली रातों में इट वुड बी स्टिल मोर सीवियर, और सीवियर होता जाएगा। एंड इफ़ इट वर अगेन एंड अगेन सप्रेस्ड बाई दिस पैलिएटिव इन इंक्रीज डोजेस। और जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जाएंगे वो पैलिएशन तो होगा उसका, लेकिन सप्रेस होता जाएगा। फीवर एंड नॉक्टर्नल पर्सुरेशन वर एडेड टू द डिसीज़।
तो अभी तक खांसी थी, उसके बाद क्या आ जाएगा, बुखार आएगा और नॉक्टर्नल पर्सपिरेशन भी आने लगेगा. वीकनेस ऑफ द ब्लैडर with consequent retention of urine was sought to be conquered by the antipathic work of cantharides to stimulate the urinary passage, whereby evacuation of the urine was certainly at first effected, but thereafter the bladder becomes less capable of stimulation and less able to contract, and the paralysis of bladder इज़ इमिनेंट. फिर आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे वीकनेस ऑफ ब्लैडर के केस में रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है, तो उसे शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एंटीपैथिक वर्क जो कर रहे हैं जो फिजिशियंस, ऑर्डिनरी फिजिशियन, वो कैंथराइड्स दे देते हैं जिससे यूरिनरी पैसेज स्टिमुलेट हो जाए और यूरिन इवैक्यूएट हो जाए. तो पहले तो ये काम करता है, लेकिन उसके बाद ब्लैडर लेस स्टिमुलेट होता है, लेस कैपेबल हो जाता है स्टिमुलेशन के लिए. तो वो कैंथराइड्स के लिए उतना स्टिमुलेट नहीं होता और धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाते हैं. फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता रहता है, वो लेस एबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर हो जाती है. फिर आगे एक और एग्जांपल दिया है, विद लार्ज डोजेज ऑफ परगेटिव ड्रग्स एंड लेक्सेटिव सॉल्ट्स which excite the vowels to frequent evacuation. It was sought to remove a chronic tendency to constipation. कि बड़ी बड़ी डोजेस परगेटिव्स की देने के बाद या फिर लेक्सेटिव देने के बाद वॉवल्स को इवैक्यूएट करने में यूज़ करते हैं ये फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन के लिए. इट वॉज सॉट टू रिमूव अ क्रोनिक टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन बना हुआ था उसको हटाने के लिए करते हैं. बट इन द सेकेंडरी एक्शन, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या होता है, वो जो वॉवल है, द वॉवल बिकेम स्टिल मोर कन्फाइंड, और ज़्यादा कन्फाइंड हो जाती है. द ऑर्डिनरी फिजिशियन सीक्स टू remove chronic debility by administration of wine, which however stimulates only in its primary action and hence the forces sinks all over in the secondary action by bit. हाँ, फिर ये एक और एग्जांपल दिया है कि जो ऑर्डिनरी फिजिशियन है वो क्रोनिक डेबिलिटी, जो कमज़ोरी बनी हुई है, वीकनेस है, किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा, उसको कैसे दूर कर रहा है, वाइन देकर. लेकिन हो क्या रहा है, प्राइमरी एक्शन में तो वो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही फोर्सेस सिंक करते हैं उसके सेकेंडरी एक्शन में, तो वो क्या करता है, मतलब फोर्सेस सिंक करते हैं किस में, उसके सेकेंडरी एक्शन में. तो जितनी एनर्जी बढ़ी थी, जितना रिफ्रेश वो फील कर रहा था, अब वो उतना ही और डल हो जाता है, उतना ही और डेबिलिटेटेड फील करता है. फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, बाई बिटर सब्सटेंस एंड हीटिंग कॉन्डिमेंट्स ही ट्राइज टू स्ट्रेंथन एंड वार्म द क्रोनिकली वीक एंड कोल्ड स्टमक, बट इन द सेकेंडरी एक्शन ऑफ these palliative which are stimulating in their primary action only, the stomach becomes yet more inactive. फिर क्या है, जो बिटर सब्सटेंसेस हैं या फिर जो हीटिंग कॉन्डिमेंट्स हैं, मसाले हैं, उनसे क्या करता है, वो स्टमक को, जो कोल्ड स्टमक है, जो वीक स्टमक है, उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं और वार्म करने की कोशिश करते हैं. पर अपने सेकेंडरी एक्शन में ये पैलिएशन करते हैं. ये पैलिएटिव क्या करते हैं अपने सेकेंडरी एक्शन में, जो प्राइमरी एक्शन में तो स्टिमुलेटिंग थे, अब सेकेंडरी एक्शन में स्टमक को और इनएक्टिव कर देते हैं. फिर आगे बताया है, लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल हीट एंड चिली डिस्पोजिशन ought surely to yield to prescription of warm bath, but still more weak, cold and chilly to the patient subsequently become. कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डेफिशिएंसी है वाइटल हीट की, जो चिली डिस्पोजिशन है, उसको ये वार्म बाथ प्रिस्क्राइब करके ठीक करते हैं. पर फिर भी अभी भी और वीक और चिली पेशेंट को बनाते जाते हैं. मतलब जैसे जैसे हमने वार्म बाथ प्रिस्क्राइब करी तो पैलिएशन होता है, पर सब्सिक्वेंटली क्या होगा, धीरे धीरे वो और वीक और कोल्ड और चिली होता जाएगा. फिर आगे बताया, सीवियरली बर्न पार्ट फील इंस्टेंटेनियस एलिवेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड वाटर, कि बहुत ही जला हुआ कोई पार्ट है, उसे अगर हम ठंडे पानी में डाल दें तो वहाँ पर तुरंत एलिवेशन दिखता है, मतलब इंस्टेंट रिलीफ दिखेगा. बट द बर्निंग आफ्टरवर्ड इंक्रीज टू एन इनक्रेडिबल डिग्री, लेकिन उसके बाद बर्निंग एक डिग्री तक बढ़ जाती है. एंड द इन्फ्लेमेशन स्प्रेड, उसके बाद इन्फ्लेमेशन फैलता है. एंड राइज टू अ स्टिल ग्रेटर हाइट, और एक हाइट तक जाकर बढ़ता ही चला जाता है. बाय मीन्स ऑफ sternutory remedies that provoke a secretion of mucus coryza with stoppage of nose of long standing is sought to be removed. कि स्टर्न्यूटेटरी रेमेडीज़ देकर, मतलब क्या कर रहे हैं, म्यूकस के केस में या कोराइजा के केस में या फिर नाक बंद है जहाँ, तो वहाँ पर ये रेमेडीज़ देते हैं किसके लिए, वो रिमूव कराने के लिए, खोलने के लिए. बट इट एस्केप्स ऑब्जर्वेशन दैट द डिसीज इज एग्रेवेटेड ऑल द मोर बाय दीज एंटागोनिस्टिक. पर होता क्या है कि वही शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है, उसके बाद जब सेकेंडरी एक्शन करती है वो रेमेडी, तो उसमें क्या है, डिसीज़ एग्रावेट हो जाती है उस एंटागोनिस्टिक रेमेडी से.
रेमेडीज इन देयर सेकेंडरी एक्शन एंड द नोज बिकम स्टिल मोर स्टॉप्ड। तो अब नाक पहले जो कम बंद थी अभी भी वो रुकी हुई है और ज़्यादा रुकी हुई है। फिर नेक्स्ट है बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म विद इन देयर प्राइमरी एक्शन ग्रेटली स्टिमुलेट मस्कुलर एक्शन क्रोनिकली weak and almost paralytic limbs were soon excited to more active movements, but the consequence, the secondary action was complete deadening of all muscular irritability and complete paralysis. नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से गैल्वेनिज्म से ये क्या करते हैं, प्राइमरी एक्शन से जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस और उनके अंदर लिम्स के अंदर जो पैरालिसिस थी उसको एक्साइट करते हैं, उनको एक्टिव बनाते हैं वीक मसल्स को। पर उसके क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। फिर जब वो उसका सेकेंडरी एक्शन होता है तो वो क्या होता है, जो भी मस्कुलर इरिटेबिलिटी थी वो क्या होती है, कंप्लीट डेड हो जाती है और कंप्लीट पैरालिसिस की स्टेट आ जाती है। बाय वेनेसेक्शन इट वॉज अटेम्प्टेड टू रिमूव क्रोनिक डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड टू द हेड, बट दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई ग्रेट कंजेशन। वेनेसेक्शन से क्या करते हैं, जहाँ पर भी कंजेशन हुआ है उसको क्रोनिक डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड टू हेड, तो कोशिश करते हैं कि जो ब्लड है उसको रिमूव कर दें वहाँ से, बट दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई ग्रेट कंजेशन। लेकिन वही है, फिर सेकेंडरी एक्शन होगा और वहाँ पर क्या होगा, पहले से ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा। ऑर्डिनरी मेडिकल प्रैक्टिशनर नोइंग बेटर with which to treat the paralytic torpor of the corporeal and mental organs, conjoined with unconsciousness, which prevails in many kind of typhus, then with large doses of valerian, because this is one of the most powerful medicinal agent for causing animation and increasing the motor faculty. कि जो ऑर्डिनरी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, बस वो पैरालिटिक टॉर्पोर है जो भी मेंटल ऑर्गन्स का या फिर फिजिकल ऑर्गन्स का, कॉर्पोरियल मतलब फिजिकल ऑर्गन्स का जो भी टॉर्पोर है पैरालिटिक, उसको वो ट्रीट करते हैं कंजॉइंट विद अनकॉन्शियसनेस के साथ, विच प्रिवेल्स इन मैनी काइंड ऑफ टाइफस, जो बहुत तरह के फीवर में या फिर टाइफस में हमें मिलता है। किससे वो ठीक करते हैं, वेलेरियन की बड़ी बड़ी डोजेस से, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेडिसिनल एजेंट, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल मेडिसिनल एजेंट है एनिमेशन और इंक्रीजिंग मोटर फैकल्टी के लिए, मतलब मेंटल फंक्शनिंग के लिए भी और फिजिकल फंक्शनिंग के लिए भी ये एक अच्छा मेडिसिनल एजेंट है। इन देयर इग्नोरेंस, पर वो क्या करते हैं, वो अपने इग्नोरेंस में, हाउ एवर दे न्यू नॉट दैट दिस एक्शन इज़ ओनली अ प्राइमरी एक्शन, हालांकि वो ये जानते नहीं हैं कि ये सिर्फ उस मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन है, एंड द ऑर्गेनिज्म आफ्टर दैट इज़ पास्ड, जब वो प्राइमरी एक्शन गुजर जाएगा उसके बाद ऑर्गेनिज्म मोस्ट सर्टेनली फॉल्स बैक, वापस से उसी हालत में आ जाएगा इन द सेकेंडरी एंटागोनिस्टिक एक्शन इनटू स्टिल ग्रेटर स्टूपर एंड इमोबिलिटी। अब पहले से ज़्यादा उसका स्टूपर की स्टेट होगी, पहले से ज़्यादा इमोबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल और मेंटल दोनों सिम्टम्स वापस आ जाएंगे। दैट इज़ टू से इनटू द पैरालिसिस ऑफ मेंटल एंड कॉर्पोरियल ऑर्गन। तो हम कह सकते हैं कि जब सेकेंडरी एक्शन होगा तो क्या होगा, मेंटल पैरालिसिस हो जाएगी और फिजिकल ऑर्गन्स की भी पैरालिसिस हो जाएगी, मतलब एक डेथ जैसी स्टेट आ जाएगी। दे डिड नॉट सी दैट the very disease they supplied most plentiful with valerian, which in such cases an oppositely acting antipathic remedy most infallibly terminated fatally। कि उनको ये दिखाई नहीं देता है कि जो वो वेलेरियन सप्लाई कर रहे हैं जिन बीमारियों में, ऐसे केसेस में जब वो मेडिसिन अपोजिटली एक्ट करती है तो वो क्या करती है, फर्टिलिटी की तरफ लाती है, मतलब जो बीमारी थी वो जो छोटी थी अब वो बड़ी हो गई। The old school physician rejoices that he is able to reduce for several hours the velocity of a small rapid pulse in cachectic patient with the very first dose of uncombined purfur foxglove, which in its primary action makes the pulse slower. Its rapidity, however, soon returns repeated and now increased doses effect an even smaller diminution of its rapidity, and at length none at all. Indeed, in the secondary action, the pulse become uncountable, sleep, appetite, and strength depart, and a sleepy death is invariably the result, or else insanity ensues। अब इसमें बताया कि जो ओल्ड स्कूल फिजिशियन है उन्हें बड़ा आनंद आता है कि वो अपनी जो पल्स है, जो वीक पल्स है, जो वेलोसिटी है पल्स की, उसे स्मॉल रैपिड पल्स की जो वेलोसिटी है उसे वो रिड्यूस कर देते हैं। किससे, केकेक्टिक पेशेंट्स में, किससे, एक पर्पल फॉक्सग्लोव को कंबाइन करके उसका डोज बना के उससे उसके प्राइमरी एक्शन से वो पल्स को स्लो कर रहे हैं।
जो भी पल्स स्मॉल रैपिड पल्स है उसे स्लो कर रहे हैं। तो ये उसमें उनको आनंद आ रहा है कि अरे हम ये कर पा रहे हैं। पर जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे वो उसका प्राइमरी एक्शन ख़त्म होता है, सेकेंडरी एक्शन आता है, तो डोज की नीड पड़ जाती है। तो फिर वो उस डोज को बढ़ाते रहते हैं, डोज इफेक्ट बढ़ता रहता है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पर वो अपना सेकेंडरी एक्शन जब होता है उस मेडिसिन का, तो पल्स कैसी हो जाती है, अनकाउंटेबल हो जाती है। मतलब इतनी फास्ट हो जाती है कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। स्लीप है, एपेटाइट है, स्ट्रेंथ है, वो सब बिखर जाती है। मतलब स्लीप डिस्टर्ब हो गई, भूख भी डिस्टर्ब हो गई, अब उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ी। तो एक ऐसी स्टेट आ जाती है, कैसी स्पीडी डेथ। मतलब जो पहले धीरे धीरे जा रही थी पल्स, पल्स की जो स्पीड थी रैपिड थी, पर वो धीरे धीरे जा रहा था एक डेथ की तरफ, वो अब फास्ट जा रहा है। मतलब उसको फर्टिलिटी की तरफ भेज देते हैं, और एल्स इंसैनिटी इंस्यूज, या फिर पागलपन की तरफ। हाउ ऑफन इन वन वर्ड द डिसीज एग्रावेटेड और समथिंग इवन वर्स is affected by the secondary action of such antagonistic antipathic remedies. The old school, with its false theory, does not perceive but experience teaches in a terrible manner. कि एक शब्द में कोई कैसे ही बता सकता है कि एक बीमार जो हम एंटागोनिज्म कर रहे हैं वो रेमेडी कितना नुकसान पहुंचा सकती है अपने सेकेंडरी एक्शन से। पर जो ओल्ड स्कूल है उसकी जो फॉल्स थियोरी है उसको ये समझ ही नहीं आता। बट एक्सपीरियंस टीचर्स इज ना टेरिबल मैनर, पर जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है उन्हें पता है कि ये एक भयानक, बहुत ही बुरा, और मतलब एक टेरिबल मैनर में उन्होंने ये सीखा है कि ये उसे कितना नुकसान पहुंचा रही है, कि कोई भी एंटागोनिस्टिक जो रेमेडी है वो अपने सेकेंडरी एक्शन में कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रही है। तो ये था एफोरिज्म नंबर 59। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।